क्या है? बढ़ाऊंगा? गर्म उबार मुफ्त होने दीजिए। चिंता ना करिए, वहां तक भी सुनेगा। तो आदरणीय शास्त्री जी, बाकी सभी मौजूद सारे क्रांतिकारी साथियों, सबको हाथ जोड़कर नमस्ते मेरे। देखिए, जैसे सरपंच साहब ने बताया आपको कि हम लोग यहां बैठे इसलिए क्योंकि हमें षड्यंत्र समझ आ गया। आपने जैसे बताया कि डब्बा साहब आपको लगातार बताते रहते हैं और आपको आधी सारी चीजें पता है, इसलिए षड्यंत्र पर हम सबसे कम बात करेंगे। वो इसलिए कि उसके चरण इतने ज्यादा हैं, एक एक चरण पे अलग अलग बात हालांकि करी हुई थी, लेकिन वो चैनल्स उठ गए, वो दोबारा से डालेंगे। वीडियोस पड़ी हुई हैं अपने पास, तो आपको एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी अलग अलग। मोटे तौर पे अगर कोई आपसे ये पूछता है ना कि सरकारें क्यों करेंगी आपके साथ ऐसा, सरकार आपके साथ गलत क्यों करेगी, उसका एक सिंपल जवाब है एक ही लाइन में। सिर्फ सरकारें नहीं, जो आदमी सरकारों को कंट्रोल कर रहे हैं, जो आदमी उनको फंडिंग दे रहे हैं, जो आदमी उनको बनाने में सहायक रहते हैं, जो उनका पोषण करते हैं, केवल सरकारों को नहीं, एक सरकार को नहीं, उसके विपक्ष को भी, आने वाले जो लगता है कि ये आने वाले वक्त में बड़ी ताकत बनके उभरेंगे, उनको भी। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरे वाली। जो उनको लगता है आने वाले वक्त में वो ताकत बनकर उभरेंगी, वो उनके बीच भी अपने लोगों को घुसा देते हैं और उसके बाद उनको भी मैनेज करना शुरू करते हैं और उनको भी वो देना शुरू करते हैं कि तुमको चाहिए क्या, मतलब क्या चाहिए। मान लीजिए मैं महत्वाकांक्षी आदमी हूं, मुझे कुछ नहीं करना है, भाड़ में जाए मेरे साथी, मेरे लोग जिनके साथ संघर्ष किया था मैंने। मुझे अगर मेरा पर्पस शुरू से यह था कि मुझे तो केवल एमएलए बनना है या पार्लियामेंट में जाना है, तो वो आपसे सिंपल ये पूछेंगे चाहिए क्या, आपको पैसा चाहिए, बोल कितना चाहिए, तेरा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तू एक स्टार्टअप शुरू कर, तेरे को इन्वेस्टर मिल जाएगा। तूने सोचा भी नहीं होगा कि यहां स्टार्टिंग ही हम लोग 5 करोड़ से 10 करोड़ से इन्वेस्टमेंट से करेंगे। पहले ही दिन BMW आपके नीचे होगी कंपनी के खर्चे पर, कोई टैक्स का चक्कर नहीं है। लोन जो दे दिया सब्सिडी हो जाएगी 90%, टेंशन नहीं है तेरी, पैसा मिल गया। उसको चाहिए, पैसा नहीं चाहिए तो मुझे तो ऐशो आराम करना है, बड़े होटलों में घूमना है, मुझे मतलब सारे के सारे जितने व्यभिचार हैं संभव वो सारे के सारे करने हैं, तो ले तेरे लिए ये और रास्ते खोल दिए, ये 4 आदमी हैं, जब चाहिए जो चाहिए मंगवा लो इनसे। तुमको सत्ता में जाना है, हम लेके जाएंगे। मीडिया पे 4 इंटरव्यू बढ़िया से करो, अच्छे से सवाल पूछो, नेशनल मीडिया पे आप बन गए फेस। क्या लगता है फेस बनने के बाद आपको एक पार्टी से टिकट दिलानी है और आप हो गए नेता और आप हो गए पार्लियामेंट के मेंबर, और मतलब आपको क्या चाहिए वो ढूंढते हैं। तो एक तो यही कारण था, हमने राज भाई को भी बोला था कि भाई बेशक फोन करके मत बुलाना किसी को भी, ओपन कॉल देना। हमने ओपन कॉल दिया है। पलवल में कितने सारे साथी हैं, जब शास्त्री जी बोल रहे थे कि वो हमारे साथ में थे, तो और भी तो साथी थे पलवल के, वहां पे बहुत साथी हैं। हमने किसी को भी कॉल नहीं किया, केवल इसलिए कि जिनके दिल में वही दर्द है जो हम लेके चले हुए हैं। अगर आप भी वही लेके चले हुए हैं तो फिर हमें और कुछ नहीं चाहिए, फिर हमें सिर्फ आप लोग चाहिए। और फिर उसके बाद हमें अपना दृष्टिकोण साफ करना है, फिर हमें अपना मिशन क्लियर करना है, और फिर जिस दिन ये डिक्लेयर हो जाए कि आपको भी वही चाहिए जो हमको चाहिए, फिर जिलो जान से हम आपके लिए और आप हमारे लिए दिन रात खड़े हैं फिर 24 घंटे। ये जो शुरुआत के अंदर कोई और लोग, ऐसे लोग ना आ जाएं जिनमें दर्द नहीं है लेकिन वो फायदा उठाना जानते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, हमने आज तक, आपने कभी भी जनता सरकार मोर्चा के नाम की अखबार की कटिंग नहीं पड़ी होगी। हमने आज तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कार्यकारिणी बना के उसका फोटो किसी भी अखबार को नहीं भेजा, किसी चैनल वाले को हमने इनवाइट नहीं किया आज तक, किसी को भी नहीं। जानते भी हैं सारे, पहचानते भी हैं, लेकिन अगर बोलेंगे तो आए भी जाएंगे छापने के लिए, लेकिन छपे, क्योंकि अभी हमने वो लोग छांटने हैं, अभी हमें जो लोग
असलियत में उस विचारधारा को समझते हैं जिसको लेके हम लोग चले हुए हैं कि आपकी खुशहाली के बिना मेरी खुशहाली संभव ही नहीं। ये तो मेन बात है। अब उसी बात पे फिर से आता हूं मैं कि कोई आपसे ये पूछता है कि क्यों करेंगी सरकारें आपके साथ ऐसा, क्यों करेंगे वो। चलो आपने मान लिया, आपने कह दिया कि वो लोग जो सरकारों को पोषण करते हैं, अगर 1000 करोड़ रुपया वो भाजपा को देते हैं या मतलब उस वक्त की तात्कालिक सरकार को देते हैं, तो जो विपक्ष में बैठा है 500 करोड़ 400 करोड़ उसको भी देते हैं, और जो लगता है नया कोई आने वाला है 20 30 50 करोड़ उसको भी पूछते हैं। तो उनको क्या चाहिए आप अपने घर से लगा लीजिए अंदाजा। जो आदमी घर में पैसा कमा के लाता है वो चाहता है कि मेरे घर के सदस्य जिनको मैं खाने को देता हूं वो सारे मेरे हिसाब से चलने चाहिए। तुमको बोल दिया ये, तुम जब बोल दिया खाना, जिस टाइम बोल दिया चाय, जिस टाइम बोल दिया, और जब बोलें कि तुम्हें ये काम करना है तुम्हें नहीं करना है वो सब मेरे हिसाब से चले। ऐसे ही वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे को पैसा हम देते हैं। आपने ध्यान दिया हो स्कूल बन रहे हैं, एसएसए का पैसा है, कहां से आया? वर्ल्ड बैंक से। लॉकडाउन लगा, 100 अरब डॉलर कहां से आया कर्जा? वर्ल्ड बैंक से। तो जो वर्ल्ड बैंक को चलाते हैं, जो यूनाइटेड नेशन को चलाते हैं, वो तो कहेंगे ना हमारे हिसाब से चलो। अब 135 करोड़ लोग हैं, इनको अपने हिसाब से चलाना तो संभव ही नहीं है। आदमी अपने मां बाप के हिसाब से चलता नहीं है, तुम्हारे हिसाब से कैसे चलेगा? तो फिर एक कॉमन परसेप्शन बनाने की तैयारी करी कि केवल एक काम करना है, आपका खाना और आपका जीना इनके ऊपर आधारित हो जाए और इनके कंट्रोल में हो जाए, तो आप कहां भागेंगे बताइए? मान लो आपका खाना जिसके हाथ में, वही तो बात है ना, जो खाने को दे रहा है वही कंट्रोल करेगा ना। जैसे बंदर को मदारी करता है ऐसे ही। इसीलिए आपको सरकार के निर्णय पर जब भी कोई क्रिटिकल एनालिसिस करना हो तो केवल इतना समझिए, क्या इससे आपकी आवागमन की टेस्टिंग तो नहीं हो रही है, या ट्रेसिंग तो नहीं हो रही है, या उसका सर्वेलेंस तो नहीं हो रहा है, आपके ऊपर निगरानी तो नहीं रखी जा रही है, या ये देखिए कि इस वाले स्टेप से मैं स्वावलंबी बनूंगा या उसके ऊपर निर्भर हो जाऊंगा। सिर्फ इतना सोचिए भाई। एक तो आपके घर में, आपके गांव में एक कुआं है, उस कुएं से सारे के सारे सभी 36 बिरादरी के लोग पानी लेते हैं, तो क्या आपको किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत है? और एक दूसरा है कि सरकार आपको पानी देती है सप्लाई से, कि टैंकी का पानी आएगा पाइप से, अगर उधर से नहीं आया तो उस दिन आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए पहले आपके कुएं खराब करे गए, पहले आपके जोहड़ खराब करे गए, जोहड़ मिलके इकट्ठा होकर के रिपेयर ना कर ले, उसको ठीक ना कर ले, तो वो नाले बनाए गए। अब गौ रक्षा ना कर पाए हम लोग, गायें हमारे लिए घाटे का सौदा हो जाए, तो गौचरण भूमि को पहले खत्म किया भाई। जब जो हमारे घर में जो हमारे मतलब दुख सुख के साथी जिनको हम लोग अपना पशुधन बोलते हैं, उसको जगह ही नहीं मिलेगी चरने के लिए बाहर। जब बाहर जाने के लिए ना उसके पास तालाब है, ना अब उसके पास गोचरण या मतलब जंगल है चरने के लिए, तो वो घर में खड़ी रहेगी। घर में खड़ी रहेगी तो वो बीमार होएगी। जो हमारा पशु खड़ा रहेगा एक जगह पर पूरा दिन बंधा रहेगा, वो बीमार कन्फर्म है होगा, उसको चलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा 1 2 5 4 किलोमीटर। तो अगर वो चर के नहीं आएगा तो वो आपको जहर ही देगा, दूध नहीं देगा। ये इन्होंने इंतजाम किया। हम लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक ना रख पाए। अब देखिए क्या है, जंगल में बाहर घूमने जाते थे, मिट्टी में ही मिल जाता था, 2-4 दिन के बाद कुछ और होता। जंगली सुअर है, वो अपना उसको अपने आप सफाचट कर देते होते थे, अगले दिन मिलता भी नहीं था, क्योंकि जंगल में जानवर रह रहे थे। भाई वन्य प्राणी कैसे बचेंगे जब जंगल बचेगा? और हमारे घर में जो है शौचालय नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? जंगल जाएंगे। जंगल जाएंगे तो हमें जल्दी जाना पड़ेगा, अंधेरे मुंह जाना पड़ेगा, तो हम लोग जल्दी उठेंगे।
अब 4 बजे उठ के कोई आदमी ये सोच करके शर्म के मारे 4 बजे उठ के जा रहा है, तो वो दिन जो है मतलब पहले ठंडा है, फिर गर्म हो रहा है, फिर गर्म हो रहा है। जैसे जैसे दिन का तापमान बढ़ रहा है उसका शरीर अपने आप एडजस्ट कर रहा है। अभी आज क्या हो रहा है, पहले क्या होता था कि हम जंगल बाहर जाते थे, खाना घर में खाते थे, अब खाना बाहर खा रहे हैं और जंगल घर में जा रहे हैं। अब क्योंकि आपके कमरे के अंदर ही आपका टॉयलेट है, तो अब आपका बच्चा 10 बजे उठता है तो उठते ही फिर घुस जाता है। एसी निकला, एसी से था, और उस टाइम तक बाहर का टेम्परेचर जो है वो इस वक्त आपका बाहर का टेम्परेचर 37-38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका है। ऑब्वियसली अपना शरीर टेम्परेचर को धीरे धीरे तो बढ़ाएगा ना, लेकिन आपने तो एकदम फ्लक्चुएट कर दिया, फिर बीमार पड़ोगे। सारे के सारे नेचुरोपैथी को समझने वाले लोग हैं, राजीव भाई को सुना है सबने, तो उनको पता है कि शरीर को खराब कैसे करना है। अगर आपका शरीर खराब होगा तो आप इनके उस तंत्र के ऊपर परमानेंट जिंदगी भर के लिए बीमार, ऐसा बीमार हो जाओगे। आपने एक बार दवाइयां खानी शुरू करी तो उसके बाद आप परमानेंट कस्टमर हो गए। पूरा इंतजाम आपका बांध के रख दिया इन्होंने। भाईचारा भी टूटे, आपके साथी भी आपके घर से निकले, आपके जंगल भी खराब हो, आपकी स्वास्थ्य भी खराब हो, आपके रिश्ते भी खराब हो, आपका समाज भी खराब हो, आपकी शिक्षा भी खराब हो, आपको रोजगार भी ना मिले, आप मतलब लड़ते रहें लड़ते रहें लड़ते रहें, और फिर आपके दिमाग में जहर भरना आसान हो जाए। पूरा इंतजाम कर रखा है इन्होंने। आपको राशन कोटे से लेना है, आपको पानी सप्लाई का पीना है, आपको गैस अभी सप्लाई आने लगेगी। अभी तक तो गैस सिलेंडर भरवा के लाते हो, घर में 2 सिलेंडर रख लेते हो, इमरजेंसी में जरूरत पड़ी। अब आपको सप्लाई की गैस की आपको पाइपलाइन आपके घर में कनेक्ट होने वाली है, आ चुकी है, पलवल में बता रहे हैं। मतलब क्या होगा, आप पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंडेंट। तो अब आने वाले वक्त में जिस दिन आपको यह लगा कि यार गैस तो महंगी हो गई है, और आपको लगा कि मैं तो अपना इंतजाम ऐसा कर लेता हूं कि अब दोबारा से गायें पाल लेता हूं या घर में पशुधन रख लेता हूं और उसके उपले, गोबर के उपले जला लूंगा या लकड़ी ले आऊंगा अपने खेत से, तो यकीन मानिए आने वाले टाइम में पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर पेड़ की टहनी काटने पर भी आपको फाइन लगने वाला है। आप अगर गोसा जलाओगे, अगर आप उपले जलाओगे, तो आपके ऊपर इतना भारी फाइन कर देंगे कि आप जलाने की हिम्मत ही नहीं करोगे। याद है ना, किसान के ऊपर पराली जलाने पे 1 करोड़ का जुर्माना इसी सरकार ने। 1 करोड़ कौन सा लॉजिक है? आधा एकड़ जमीन हो अगर किसी की और 1 करोड़ का फाइन, आप उसको पराली जलाने लग रहे हो, तो गया वो तो सारी जिंदगी उसकी तो अगली पुश्ते तक भी गुलाम, उस पैसे को कर्जा उसको उतारते उतारते। तो आपके साथ आने वाले टाइम में लकड़ी और उपले जलाने पर यह होने वाला है। राजस्थान और गुजरात में अभी 15 दिन पहले कानून पास हो चुका है, 1 से ज्यादा गायें आप रख ही नहीं सकते हो। एक पशुधन, अगर उसने बछिया दे दी तो कमर्शियल कनेक्शन लो फटाफट, समझे? मतलब मां रख सकते हो, बच्ची नहीं रख सकते हो। अगर बच्ची आ गई है घर में, उसको रखना है बच्चिया को, तो मां भेजनी पड़ेगी आपको, एक ही रखोगे आप। अगर शहर में आपकी बच्चिया बाहर मिल गई सड़क पे चलती हुई, पहली बार में 5,000 रुपए तक का जुर्माना, अगली बार में 10,000 रुपए तक का जुर्माना, और फिर अगली बार 50,000 तक का जाएगा ये। बताओ। और फिर आप जब घास लेकर के आओगे तो कहां से लेकर के आओगे? क्योंकि जब खेत जिनके हैं आप वहीं से घास लाओगे उन्हीं से। आप अपने बच्चे को पैदा होने से लेकर के उसकी पढ़ाई, नौकरी, पेंशन, आखिर तक कपड़े लत्ते, एवरीथिंग, सब कुछ आप अपने जेब से और अपने नहू की कमाई ऐसे खोद खोद के उनकी जेबें भर रहे हो लगातार। हम भर रहे हैं, मतलब जिंदगी में कभी भी हम लोग स्वावलंबी हो ही नहीं पाएंगे इस हिसाब से। जब एक गांव का एग्जाम्पल मैं देता होता हूं, अगर आपको ध्यान हो, कि 4,000 के वोट वाला गांव, यानी अगर किसी गांव की 5,000 6,000 जनसंख्या हो या 4-4,500 वोट हो, उस गांव में लगभग 1200-1300 बच्चा शहर में पढ़ने के लिए जाता है, और 4-5 स्कूल होते हैं शहर में। मतलब ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, पर जिसमें मोटा पैसा जो गांव वाला जो पढ़ाता है अपने बच्चे को, जो शहर में पढ़ने भेजता है, तो आपके पास मैक्सिमम जो पैसा है वो उन्हीं 5-6 लोगों को जाता है। और
1300 लोग अगर आते हैं तो एवरेज 3-4 हजार की निकल, क्योंकि किसी किसी स्कूल की फीस 10,000 भी जाती है, किसी की 2-2.5 हजार भी है। तो हमने ये कैलकुलेट किया था कि 53 लाख रुपया एक गांव से शहर में 5 मालिकों के घर जा रहा है। 53 लाख महीने का, साल का नहीं, साल का 6 करोड़। अगर एक गांव से, मीडियम सा गांव बता रहा हूं, बड़े गांव में तो कई 100 करोड़ की बात हो जाती है 5-6 साल में। अगर एक गांव से 6 करोड़ रुपया अगर शहर जा रहा है गांव से, उसी गांव के अंदर 2 सगे भाइयों का यह हाल कर रखा है कि बड़ा भाई जो है वो 3 रुपए किलो सब्जी बेच के आता है, सुबह गोभी बेच के आता है मंडी में, और उसका छोटा भाई जिसने बीच में दीवार खींच रखी है वो उसी मंडी से 15 रुपए किलो खरीद के वापस लाता है। सेम भाई। आपके ट्रैक्टर लेने का हिसाब किताब हो, आधे एकड़ के 2 एकड़ के जमींदार ने ट्रैक्टर ले रखा है कि क्यों, कि राज भाई से मांगा था उसने दिया नहीं, मैंने फिर अपना निकलवा लिया। ऐसे कैसे निकलवा लिया कि फर्ज तो देनी थी। अरे फर्ज तो देनी थी बोले भाई, तेरा जमीन तो वहां चलेगी, इसकी किस्तें कहां से पाड़ेगा। किसान क्रेडिट कार्ड दो, लाल डोरा तोड़ के घर की पे लोन दो, लेकिन साथ में लॉकडाउन लगा दो ताकि लोन उतारने की हिम्मत और औकात ना बचे। अब क्या हो गया, एवरीबडी, जिसने भी ये सोचा था कि जनधन योजना या मेक इन इंडिया या स्टार्टअप के नाम पर लोन ले लेते हैं, उस दिन आपको याद नहीं है, पूरे षड्यंत्र के तहत 22 मार्च 2020 को जब षड्यंत्र के तहत लगा था लॉकडाउन, आपको क्या लगता है कि 22 मार्च कोई बीमारी के आने की तारीख थी या कोई और था? समझिए, फाइनेंशियल ईयर का एंड था। 3 महीने से बैंक वालों को डंडा था, लोन दो लोन दो लोन दो। बैंक वाले बैंकिंग के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। बैंकिंग आपकी कहां से हो रही है? आपके मोबाइल पे हो रही है, आपके सीएससी सेंटर पे हो रही है, गांव के अंदर, आपके कहीं भी हो रही है, लेकिन बैंक में नहीं हो रही है। बैंक में एक ही काम है, लोन देना, क्योंकि जब आपको वो लोन देते हैं तो वो उधर पैसा छापते हैं, उतना ही जितना आप लोन देते हो उतना वो पैसा छापते हैं। जितना आप लोन लेते हो उतने वो अमीर बनते हैं। इसलिए तो इतना जबरदस्ती रहते, ले लो ना सर जी। आप देखो रोज फोन आएंगे आपके पास, पर्सनल लोन चाहिए, कोई चाहिए, क्या प्रोफाइल है, क्या चाहिए। अभी मेरे पास आया 3 दिन पहले, वो मैंने सुशील को सुनाया था। मैं गाड़ी में जा रहा हूं, मुझे बोलती है आपको लोन चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए, सच्ची में चाहिए, है ही नहीं है, सब खत्म हो गया, सब सरकार ने खत्म कर दिया। सर कितना चाहिए? मैंने कहा जितना आप दे सकते हो उतना चाहिए। सर क्या करना है, आप क्या करते हैं आप? मैं कहा मैं असल में अभी तो कुछ नहीं करता हूं, पिछले काम धंधे मोदी जी ने ठप कर दिए, अभी करने वाला हूं कि जो विजय माल्या की 9,000 करोड़ की प्रॉपर्टी नीलाम होगी तो मैं उसे खरीदने वाला हूं, तो उसके लिए लोन चाहिए मुझे। भाई तुम लोग उसको भी तो देते हो ना, अडानी को। तुमने उसका अगर 1 लाख करोड़ रुपया माफ किया, इसका मतलब वो निकम्मा आदमी है, पे नहीं कर पा रहा। एनपीए तभी तो हुआ, निकम्मे आदमी को फिर दे रहे हो तुम लोग लोन, तो हमको भी दे दो ना, आपको भी दे देना, क्या दिक्कत है? फिर तुम जब उसको एनपीए करने के बाद दे रहे हो तुम, तो हमारा अगर क्रेडिट स्कोर खराब हो जाए, सिबिल स्कोर, तो हमें देने में क्या तकलीफ है भाई तुमको? वो जो रेलवे प्लेटफॉर्म बेचने वाला है, वो उसको भी तो लोन दोगे ना। एक बैंक से लोन दे के दूसरा बैंक खरीदवा रहे हैं उससे, है? 3 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी का डिपार्टमेंट 4-4 हजार करोड़ रुपए में, 12-12 हजार करोड़ रुपए में दे रहे हैं उसको, और वो भी लोन दे के। आपके घर में आपका राशन वाला जो है उसको जियो मार्ट के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा कंपलसरी, और अगर आप कनेक्ट नहीं होगे तो वो दुकान ठप हो जाएगी, क्योंकि आप ले ही नहीं सकते उससे। क्यों नहीं ले सकते? आपने चीनी बोल दिया दुकानदार को, आपका पड़ोस में रमेश है, उसकी दुकान है, रमेश भाई चीनी क्या रेट है? 55 रुपए किलो है। और वो रमेश भाई देखता है कि जो भी सामान, मतलब चीनी तो नहीं खाते हम लोग कोई सा भी चीनी को तो जहर मानते हैं या जितने बैठे हैं सारे लोग, मतलब खांड ही कह दो, देसी खांड खरीदने हैं, अगर गुड़ खरीदने हैं, कुछ भी खरीदने हैं, तो वो लोग ये कहते हैं कि जी 55 रुपए किलो है। अरे यार ऑनलाइन तो 50 रुपए आ रही है। भाई फिर ऑनलाइन नहीं कर ले, मेरे को तो पड़ता नहीं खाता, मैं तो 54 रुपए आती है, मैं तो 55, मैं तो इससे कम दे नहीं सकता हूं, क्योंकि वो आपसे, आपका भाई है, पड़ोस में रहता है, वो आपसे ज्यादा लूट नहीं सकता आपको। लेकिन वो आपको 50 रुपए दे रहे हैं ऑनलाइन। क्यों दे रहे हैं? एक तो थोक में खरीदते हैं तो उनको और सस्ती पड़ती है, हजारों किलो, उनके तो खुद के मिल है,
और दूसरे नंबर पे उनका तो सरकार 12,000 15,000 करोड़ रुपया ऐसे ऐसे करके माफ कर देती है, तो वो 5-5 रुपए 10-10 रुपए कम करके दे ही देता है आपको। बड़े सामान में 100 रुपए 200 रुपए तो आपको इसलिए सस्ती मिलती है। तो हम भी लोग भी ऑनलाइन प्रमोट करते हैं, और ऑनलाइन प्रमोट करने का मतलब सरकार ये देख रही है कि देश की जनता कितने प्रतिशत खर्चा ऑनलाइन करती है और कितने प्रतिशत कैश करती है। और जिस दिन उसको ये लगने लग गया कि 90% खर्चा आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से करने लग गए हो, उसी दिन डिजिटल करेंसी आ जाएगी। डिजिटल करेंसी मतलब टोटल कंट्रोल। उसके बाद आपके 100 रुपए अगर खुलेंगे बैंक से, तो वो 100 रुपए मेंशन होगा। आप मांगोगे सरकार से कि 100 रुपए चाहिए, कहां जाना है, कि हमें यहां से फरीदाबाद जाना है तो बस की टिकट लेनी है, तो 100 रुपए रिलीज होंगे आपके। वो भी इस आधार पर रिलीज होंगे कि आप सरकार की बात को चुपचाप मानते हो कि नहीं मानते हो। ये मैं आज की बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं उस फ्यूचर की बात कह रहा हूं जिसको ये बनाने जा रहे हैं, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, जिसको सोशल क्रेडिट सिस्टम बोलते हैं। ये चाइना में पिछले 10 सालों से चल रहा है, और चाइना को सुपर पावर बनाने का खेल इसीलिए चल रहा है। चाइना, अमेरिका, रशिया तीनों भाई मिलके वैसे ही खेल खेल रहे हैं जैसे अंडरवर्ल्ड के डॉन अपना अपना एरिया बांट लेते हैं कि चरस में तू फालतू चक्कर नहीं करेगा, गांजा मैं बेचूंगा, अफीम तुम बेचना, दारू तुम बेचना, प्रोस्टिट्यूशन तुम देखना, चाइल्ड ट्रैफिकिंग तुम देखना। वो ऐसे करके एक दूसरे के धंधे में बिल्कुल भी नहीं अड़ते हैं, क्योंकि उनका पूरा फिक्स है, रूल फिक्स है। मेरा धंधा, अपना एरिया फिक्स है, अपना धंधा फिक्स है। इसी तरह से इनका फिक्स है। चाइना से जो सामान इंडिया इंपोर्ट करता है, रशिया और अमेरिका से नहीं आएगा वो सामान। समझ गए ना? रशिया आपको युद्ध का सामान देगा, आपका पैसा लेगा, वो आपसे गोल्ड लेगा। अमेरिका आपसे हर पॉइंट पे लेगा। जैसे ही आप एक लाइक करते हो तो आपका माइक्रोसॉफ्ट को उसका रॉयल्टी जा रहा है। आपका लैपटॉप खुलते ही उसको रॉयल्टी जा रहा है। क्यों जी? वही सुंदर पिचई, वही सब मिलके, सब मार्क जुकरबर्ग, जितना आप क्लिक करते हो सारा पैसा वहीं जा रहा है। वहां चाइना का कोई इंटरफेयर नहीं है। चाइना से जो खिलौने आते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान आता है, वहां पे अमेरिका का कोई इंटरफेयर नहीं है। समझ रहे हैं? तो आपका पैसा जब गांव से पैसा जब शहर जा रहा है और शहर से पैसा विदेश जा रहा है, तो आपके पास क्या बच रहा है? थोड़ा बहुत बचा था जमीन, पशुधन और सोना चांदी। उसके लिए भी लोन शुरू कर दिया, पशुधन पे भी लोन, जमीन के बाद घर पे भी देना शुरू कर दिया, पशुधन पे भी देना शुरू कर दिया, गोल्ड पे भी बड़े बड़े बोर्ड नजर आएंगे आपको, बैनर्स। अब मरता क्या ना करता भाई, जो पड़ा है चलो गिरवी रख के ले लेते हैं, बेच थोड़ी रहे हैं, लेकिन गिरवी रख के दोगे तो वापस कहां से दोगे भाई? कमाई तो आपकी होने ही नहीं देंगे। अब धीरे 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 जैसे ही आप खाली, उसके बाद आप टोटली डिपेंडेंट। मैं 2-3 चीजें देख रहा था कि खेती के 3 कानून थे। आप में से किसी ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पढ़ा था? किसी ने पढ़ा? नहीं पढ़ा। मैंने वो अपनी नीडर इंडिया वाले पे डाला हुआ है, खेती के कानून कैसे एक दूसरे के दुश्मन थे, उसमें पढ़ना देखना। और फिर मैं कल जो है नेशनल हेल्थ बिल पे दोबारा बनाऊंगा एक वीडियो, कल परसों में। आप देखना कितनी कमाल की बात है। खेती के एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर लिखा हुआ था, अगर देश के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन आती है, जैसे युद्ध, कोई बीमारी, कोई आपातकाल, कोई सूखा या बाढ़ आ जाए, तो देश के अंदर जो वैल्यू चेन पार्टनर्स हैं, वैल्यू चेन पार्टनर्स कौन? जैसे अंबानी, अडानी जो पैकिंग साइलोज में रखते हैं, उनका अनाज को सरकार नहीं छेड़ सकती और उनकी कीमतों में वृद्धि के पे ऊपर सरकार कुछ नहीं कहेगी। लेकिन जिसके पास अनाज खुला पड़ा है, वो अनाज सरकार देश हित में उसके घर से निकाल सकती है। समझ रहे हैं? खुला किसके घर में रहता है? किसान के घर में। ये था। अभी जो नया नेशनल हेल्थ बिल आया है, वो ये कहती है कि अगर सरकार को यह संदेह है कि आपके जानवर, आपके पशुधन संक्रमित हो सकते हैं, तो वो उनको डिकंटामिनेट या डिसइंफेक्ट कर सकती है। मतलब उसमें मारना तक लिखा हुआ है। अगर आपका राशन लगता है कि आपके घर में खाना जो है वो कंटेमिनेटेड हो सकता है, तो उसको नष्ट किया जा सकता है। अगर आपकी फसल
खड़ी हुई खेत में अगर लगता है कि इसमें वायरस आ गया है, उसको जलाया जा सकता है। समझ रहे हैं पॉइंट को? मैं दे देता हूं। मेरा नाम है जी देवेंद्र बल्हारा और मैं करनाल से हूं वैसे बेसिकली, और एजुकेशन पे काम कर रहा हूं पिछले 20-22 सालों से। और मैं पहला पर्सन हूं इंडिया का जिसने इस चीज़ के ऊपर काम किया कि अभी हम 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी एज के बच्चे को ये बता सकते हैं कि इस बच्चे के पास ये टैलेंट है और कुदरत ने इसको इस तरह के काम करने के लिए पैदा किया है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी और मास साइकोलॉजी पे मैं काम कर रहा था। तो ये तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जब समझा, जब खेती के जो कानून थे उनको पढ़ के और फिर उसको कनेक्ट किया, तो फिर षड्यंत्र समझ में आया। तो ऐसे था ये। तो आपने कहा था कि फूड क्राइसिस जो है वो इंडिया में नहीं आ सकता है। देखिए, इसका इंतजाम किया था पंडित नेहरू ने 1955 में कि देश में कभी भी भूखमरी ना आए भारत के अंदर। तो उन्होंने अमेंडमेंट किया था खेती के कानून बनाने के ऊपर संविधान के अंदर, जब उन्होंने ये कहा कि वैसे उससे पहले खेती जो है वो स्टेट सब्जेक्ट होता था, केंद्र को उसके ऊपर कानून बनाने की इजाजत नहीं थी। तो उन्होंने एफसीआई लाने के लिए उसके अंदर अमेंडमेंट किया कि केंद्र भी कानून बना सकता है। समझे ना? और फिर एफसीआई आया। एफसीआई को यह कहा गया कि आपने कम से कम 2 साल का अपना अनाज जो है वो सुरक्षित रखना है। पूरी दुनिया में कहीं भी भुखमरी आ जाएगी, भारत में नहीं आनी चाहिए, हमारे पास गोदाम सुरक्षित रहने चाहिए। किसान को समृद्ध किया कि एफसीआई उसका अनाज खरीदती रहे, गरीब आदमी भूखा ना मरे, तो एफसीआई के माध्यम से कोटे के थ्रू उसको अनाज मिलता रहे। क्योंकि स्टेट वेलफेयर स्टेट का यह काम होता है कि कोई भी आदमी कम से कम भूख से नहीं मरना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एफसीआई के लिए प्रिक्योरमेंट को खत्म किया पहले, और एफसीआई के अंदर एफसीआई को बदनाम करने के लिए ऐसे लोगों को प्रमोट किया जो लोग अनाज को सड़ा देते हों, जो लोग अनाज को खराब कर देते हों। वो करते रहे तो लोगों के अंदर एक गुस्सा आया कि सरकारी डिपार्टमेंट तो ध्यान नहीं रखता है, तो प्राइवेट प्लेयर्स को ठेका दिया कि तुम हमारे लिए स्टोरेज का काम शुरू करो। तो अंबानी और अडानी ने साइलोज बनाने शुरू किए 2016 में। तो अब मैक्सिमम अनाज जो है वो उनके पास स्टोर है, अब हमारे पास स्टोर नहीं है। सरकारी डिपार्टमेंट के पास अनाज होने का मतलब क्या है कि वो जनता का अनाज है। प्राइवेट के पास होने का मतलब क्या है, वो प्राइवेट है। ठीक है ना? अगर आपके दान के पैसे से कोई सामान आया हो तो आपका अधिकार है, आपके टैक्स के पैसे से कोई सामान आया हो, लेकिन अगर मेरे पैसे से आया तो वो मेरा है। इसी पे हम चर्चा कर रहे थे। तो इन्होंने क्या खेल खेला कि एफसीआई का जो अनाज था कुछ सड़ा दिया, कुछ समंदर में फेंक दिया, कुछ रख लिया। तो जो 250 लाख मीट्रिक टन अनाज एफसीआई के पास स्टोर रहता था, आज के वक्त केवल 40 लाख मीट्रिक टन बचा हुआ है। यानी अगले 6 महीने में एफसीआई के पास अनाज जीरो होगा। इधर से नया कानून अगर मानसून सत्र में आ जाता है तो किसान के पास स्टोरेज को रहने नहीं देंगे ये लोग। किसान के पास है नहीं है, खेत में उग नहीं रहा है क्योंकि हार्प टेक्नोलॉजी भी है, और कहीं अनाज है नहीं है, तो और भुखमरी किसको कहते हैं? हो गया ना? तो दे हैव ऑलरेडी प्लान्ड एवरीथिंग। इन्होंने सोच रखा है कि आपको काबू करने का एक ही तरीका है, आपकी सोच पे काबू करो, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस चलाते रहो। जहां जाएं आपके अंदर एक डर का माहौल होना चाहिए कि पुलिस आ गई, कि कैमरे लगे होंगे, चालान कट जाएगा स्पीड का, वो आ जाएगा, इसका चालान कट जाएगा, इसका कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप देखिए, किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आपने आधार कार्ड से कनेक्ट नहीं किया है इसलिए आपका काम नहीं होगा, आपने ये नहीं किया इसलिए नहीं होगा, आप ऑनलाइन ही करिए सब कुछ। ऑनलाइन में डिपार्टमेंट बंद हैं, साइट नहीं काम कर रही है, हर डिपार्टमेंट के ऊपर ओवरलोड है, ताकि वो आप गालियां देते हुए निकलो कि हरामजादे जो है ना ये सरकारी नौकरी करने वाले काम नहीं करते, ताकि इनको प्राइवेट करना आसान हो जाए। प्राइवेट करना मतलब उनके हाथ में जाना। तो आपके पास कुछ ना बचे, गांव की सामूहिक जमीन ना बचे, गांव के पास कोई संसाधन ना बचे, खेती करने के लिए जमींदार के पास हिम्मत ना बचे, उसको आगे खर्चा करने के लिए पैसे ना बचे, बीज उसका अपना ना हो, बाजार में बीज चाहे बीमार दे दे। अभी पीछे गुलाबी सुंडी आई, पीछे से उसके खाली कपास के वो निकले, उनके कोई फसल ही नहीं हुई उनकी। जब रेवाड़ी के अंदर पूरी की पूरी मतलब 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ जिसने लगाई हुई थी, जीरो पैदावार हुई, कहां जाएगा वो? ऊपर से
फाइनेंस कंपनियां जितनी हैं, इंश्योरेंस कंपनियां जितनी हैं, उनके थ्रू जनता का पैसा लूटे जा रहे हैं। उतना ही पैसा किसान के खाते से कट रहा है, उतना ही पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, उतना ही पैसा नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। 3-3 जगह से हमारी इंश्योरेंस कंपनियां पैसा ले रही हैं, लेकिन किसान को मुआवजा नहीं मिल रहा है, वो अभी भी वहां बैठा हुआ है। मतलब क्या है? अब प्राइवेट प्लेयर्स को इसलिए बंद करना है, प्राइवेट में भी छोटा दुकानदार कोई नहीं बचना चाहिए। सारे दुकानों के अंदर ऑनलाइन घुस गया है। एक मिस्त्री बचा हुआ था, उसके लिए इन्होंने BS6 वाला चालू कर दिया कि BS6 वाली गाड़ियां केवल एजेंसी में ठीक होएंगी, BS4 वाली गाड़ियों को कबाड़ बनाते जाओ, धीरे धीरे निकालते जाओ, तो अगले 10 साल में देसी दुकानदार बर्बाद हो जाएगा। तो दुकानदार भी बर्बाद, खेती वाला भी बर्बाद, नौकरियां रहेंगी ही नहीं, आप मालिक रहोगे नहीं, आप सब कुछ। अभी कितने लोगों ने मजबूरी में लगवाया कि जी दूसरी डोज से कैसे बचेंगे, उनको ये खतरा है नौकरी से निकालेंगे। अधिकतर यूथ जिम जाता है, जिम जाने के लिए ये प्री और आफ्टर पता नहीं क्या क्या और मल्टीविटामिन वगैरह ये ले रहे हैं, इसके ऊपर तो सब। देखो, जो यूथ बॉडी बिल्डिंग के लिए ये ले रहा है, सप्लीमेंट्स ले रहा है, मैं ये समझता हूं कि कुदरत से ऊपर कुछ भी नहीं है। जो लोग यहां बैठे हैं और जो जनता सरकार मोर्चा के अंदर लोग हैं, वो इस चीज के पक्षधर हैं कि जितना आप अपने शरीर को कुदरती पोषण दोगे उतना बढ़िया है। आर्टिफिशियल तरीके से केवल बॉडी बिल्डिंग दिखाने के, केवल बॉडी को बनाने के लिए आप अलग से सप्लीमेंट लेते हो। मुझे लगता है कि ये केमिकल्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। और जितने भी लोगों ने अपने जवानी के दौर में ये गलतियां कर दी हैं, अब जब वो बड़े हो गए हैं, 10-20 साल बाद जब एक्सपीरियंस अपने बताते हैं, तो आज वो मेरे को लगता है किसी लायक बचे नहीं हैं वो, जिन्होंने भी उस वक्त सप्लीमेंट्स लिए थे। तो मेरी तो गुजारिश यही रहेगी नौजवानों से कि सप्लीमेंट्स ना ही लिया जाए तो बहुत बेहतर है। और आपके पास कुदरती तरीके से, चाहे आपको प्रोटीन चाहिए, चाहे आपको कैल्शियम चाहिए, तो उसके लिए जितने भी आपके नेचुरल खाने के अंदर, जो शुद्ध खाने में पौष्टिक आहार जो अपने पास पड़े हुए हैं, मतलब हैं, उपलब्ध हैं, या जो अपने पास ऑलरेडी मतलब जितना भी शाकाहार बचा हुआ है, उसी के थ्रू आप पूरा करिए। मैं तो बल्कि मेरे को भी ये बड़ा गेम प्लान है। देखो, पता क्या होता है, हम जैसे लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते थे, मतलब पहले मैं बोलता था कि मैं पढ़ा लिखा हूं, अभी नहीं बोलता हूं, अभी मैं 10वीं पास ही बोलता हूं कि यार हमसे बेटर थे 10वीं पास ना, कॉमन सेंस तो थी उनमें। तो पढ़े लिखों में तो कॉमन सेंस ही नहीं है, मतलब जो पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए हमें डर लगता है पढ़ा लिखा बोलने में खुद को। हमको ये सिखाया गया पता नहीं कैसे कि मेरा बेटा टेनिस खेलता है, मतलब नेशनल चैंपियन है लॉन टेनिस का वो था। अभी उसको बचपन में कि इसको नॉनवेज खिलाओगे तो ये मतलब जो है ना प्रोटीन इसको ज्यादा मिलेगा, ऐसा प्रचारित किया गया। मैंने भी शुरू करा दिया। अब जब अक्ल आई तब पता लगा कि इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हमारे साथ ही खेल गए ये लोग ना। तो उसको बोला, यार ये हमें जिस चीज के लिए वो नॉनवेज खाने को बोल रहे हैं, वो कैसे पता चलता है कि भाई सरकार इतना बड़ा खेल। सुनील ने बताया एक दिन हमारे को, उसने अपने पुरानी एक वीडियो में भी जिक्र किया था कि दिल्ली के अंदर कृषि मंत्रालय के तत्वाधान में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया कि मतलब ऑर्गेनिक खेती के ऊपर। तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि भाई ना किसान को खेती से हटाना है। अब उसको हटाने के लिए 2-4 काम करने पड़ेंगे। या तो उसके खेत में ना नेचुरल खेती होने मत दो, पॉली हाउस की सब्सिडी दे दो। उससे भी बात नहीं बन रही है तो उसके खेत में जो है ना वो तालाब खुदवा दो, उससे मतलब मछली पालन करवाओ, उससे भेड़ पालन करवाओ, उसे गधा पालन करवाओ, उसकी सब्सिडी दो। उसको खेती मत करने दो, मतलब खेती को भूल जाए वो किसी भी तरीके से। उसके बच्चे को पढ़ने के लिए शहर भेजो, जैसे मर्जी भेजो। और अब वो बता रहे हैं कि भाई 3.5 लाख मीट्रिक टन अपने को वो चाहिए, मांस चाहिए एनसीआर और आसपास के एरिया में सप्लाई के लिए, और सिर्फ देश के अंदर 1.5 लाख मीट्रिक टन ही मांस मिलता है। तो जो 2.5 लाख मीट्रिक टन की पूर्ति होएगी, उसके लिए काम करो कि 2-2 एकड़ के, 1-1 एकड़ के तालाब खुदवा के किसान के खेत में और झींगा पालन करवाओ, मछली पालन करवाओ, वहां से मांस की पूर्ति होएगी और उसके लिए सब्सिडी दो उसको। एक बार किसान को ये आदत पड़ गई उधर से, उसके बाद फिर वो उधर भाग लेगा, खेती करना वैसे भूल जाएगा, 20-20, 30-30 फुट के खड्डे कर देगा अपने खेत में, फिर किसी लायक बचेगा नहीं उसका खेत। मतलब अल्टीमेटली उसको किसान बर्बाद करना है। और वो मांस को, प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं बेसिकली, मतलब चाहे कैसी भी हो मांसाहार को। और इधर एनसीआर के एरिया के अंदर जितने पब्स खुले हुए हैं, जितने बार्स खुले हुए हैं, वो पूरी तरह से अपनी नई जनरेशन को खत्म करने का पूरा बीड़ा उठा रखा, उन्होंने ठेका ले रखा है कि इतनी पब्लिक को हम बर्बाद कर देंगे, इतनी को तू कर, इतनी को तू कर। और हमारे ही लोगों को
प्रमोट कर रहे हैं ना। वो हमारे बीच का आदमी जाके अपना बार खोल रहा है, तो हम जैसा आदमी बड़ा चौड़ा होकर कहता है कि यार चलो पांडे जी के बार में चलते हैं, या राव साहब के बार में चलते हैं, उसने बार खोल रखा है और वहां चलते हैं और उसमें करते हैं। बलारा साहब ने बार बना रखा है, वहां हुक्का बार है, वहां फलाना बार है, चौड़ा होके पड़े रहते हैं। और मतलब प्लान कि जो मोबाइल से बच जाएगा, जो आपके नशे से बच जाएगा, वो वहां पहुंचो, उनके लिए वहां इंतजाम कर रखा है। आप किसी भी तरह से कल्चर खत्म करनी है, किसी भी तरह से आपको आपका प्राकृतिक जीवन खत्म करना है, उनको प्रकृति से जितना दूर होते जाएंगे आपको नष्ट करना उतना आसान हो जाएगा। प्रकृति से जितना जुड़े रहेंगे उतना आप ताकतवर रहेंगे, आत्मनिर्भर रहेंगे, फालतू किसी के साथ बकवास नहीं करोगे, उतना ही संचय की प्रवृत्ति आप में नहीं आएगी। जैसे ही आप प्रकृति को देखते रहोगे आपको पता रहेगा कि नहीं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो देख रहा है, उसने देखना है कि किसको क्या देना है, कैसे देना है, तो वो अपने आप करेगा, उसको आप कुछ भी कहिए। तो ये था। और साथी का कोई सवाल? डॉक्टर वैसे तो आपने सारा कुछ बता दिया, लेकिन एक फिर भी शायद हो सकता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपना सवाल। मैं जनता सरकार मोर्चा से जुड़ता हूँ। आपने बता दिया भाई ना पैसा है ना कोई बैंक बैलेंस, लेकिन शरीर है मेरा, मैं शरीर आपको दे रहा हूँ। पुलिस मुझे यहाँ से उठा के ले जाती है, उसमें उसके बाद मेरा क्या होगा? ना जमानत के लिए मेरे पास कोई है, कुछ नहीं है, बस शरीर है, तो उसमें कोई रास्ता? देखिए, बढ़िया सवाल है। देखिए, हम जब चले थे स्टेट में तो हमने इनवाइट किया सभी को। हमारे पास 2-3 वकील यहां बैठे हुए हैं, अपने पास हर सभा में मतलब जागे हुए वकील भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अब हमने इनवाइट किया कि भाई एक तो स्टेट लेवल पे सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास 2 वकील हैं, हाई कोर्ट में हमारे पास 5 वकील हैं, 5 वकील हैं मतलब वहां पर, और डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग अपने लोगों को भी बोल रहे हैं कि यार अपने वकीलों से बात करो कि कम से कम हमारे पास जिले में 5 वकील हों, जो कम से कम जनता सरकार मोर्चा का आदमी जो समाज की लड़ाई लड़ते हुए अगर उसको कुछ होता है तो उसको वो वकील जो है सपोर्ट करेंगे। कोर्ट के अंदर आपको जमानती अपने आप मिल जाते हैं, जमानती तो कोई टेंशन, इतनी बड़ी समस्या नहीं होती है। बाकी रही जनता सरकार मोर्चा के साथ कनेक्ट होने की, तो अगर आप जनता सरकार मोर्चा के साथ कनेक्ट होते हो तो आप गिरफ्तार तो पक्का होगे ठीक है ना, लेकिन हम लोग भी साथ रहेंगे, इस बात की हम लोग श्योरिटी आप लोग हाथ खड़ा करके इनको दोगे, बाकी हम देते हैं, ठीक है ना। यही इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट ही ये था ना कि हमें एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ना है। आप अगर अपना शरीर भी नहीं दोगे ना, आप विचार से हमारे साथ हो ना, हम फिर भी आपके साथ आएंगे। ये वो लोग हैं जिनका अपना मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो लोग हैं कि सड़क पे चलते हुए जनता सरकार मोर्चा में नहीं भी कोई हुआ और किसी के साथ गलत हो रहा होगा तो उसके वहां पंगा लेके जेल में जाने के लिए भी तैयार होंगे। ऐसा ही तो समाज बनाना है ना अपने को। समाज की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण यह है कि जिसको समझ में आया हुआ है कि यह गलत हो रहा है वो बोल नहीं रहा है। हमने बोलना ही सिखाना है, हमने इतना ही जागरूक करना है कि तुम बोलने लग जाओ। अगर मैंने आप लोगों को बोलना सिखा दिया, आपने आगे सिखा दिया, आपने आगे सिखा दिया, बोलना सिखा दिया ना, फिर मैं भी आपके साथ दगाबाजी करते हुए 100 बार सोचूंगा कि यार मेरे सिखाए हुए आदमी है, ये छोड़ेंगे नहीं, रगड़ देंगे। इसीलिए तो नेता आपको कोई भेद नहीं देता है ना आपका, इसलिए तो वो ये कहता है कि बस हो जाएगा, तुम मेरे पे भरोसा रखो। अपन ये कह रहे हैं अपने पे भरोसा बिल्कुल नहीं रखना है, मेरे पे नहीं रखना है, अपने पे रखो, मेरे से निकालो, मेरे पास जितना हो सारा निकाल लो, जितना वकील साहब के पास हो ले लो, जितना आयुर्वेद का हो इनसे ले लो, जितना खेती का हो उससे ले लो, ले ला के बोलना आता हो उसका ले लो, वकील साहब से वकालत का ले लो, सारा सीख लो, समझ लो, और फिर जब अपना इस्तेमाल करना हो तो उसके बाद फिर जो आदमी गलत, अगर मैं आपको ट्रेनिंग में, डिस्ट्रिक्ट वाली में, स्टेट वाली में, जब हम ट्रेनिंग में आपको यह सिखा देंगे कि मेरी भाषा जब इस तरह की हो जाए, मेरी नहीं मतलब मैं आपको यह सिखाऊंगा किसी की भी भाषा जब ऐसी हो तो उसका यह मतलब होता है, तो आपको मेरी भी तो समझ आ जाएगी। जिस दिन पलटेगी उस दिन नया आदमी खड़ा करने का रास्ता भी हम ही बताएंगे आपको कि जिस दिन हमारी पलटे उस दिन नए आदमी तैयार करना आपका काम है। यह मिशन नहीं होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि ये 100 आदमी, एक एक आदमी 100 के ऊपर भारी पड़ना चाहिए। अगर मैं गलती करूं या आप में से कोई गलती करे तो उसको रगड़ना हमारा ही काम है। हम जब 21 आदमियों ने शुरुआत करी थी ना, 21 संगठनों ने, हमने एक बात बोली थी, भाई किसी का पॉलिटिकल मोटिव हो ना, बता दो अभी से,
किसी को चुनाव लड़ना है फ्यूचर में, हम तुम्हें चुनाव के लिए तैयार करेंगे यार, हम तुम्हें चुनाव के लिए तैयार करें, क्यों टेंशन लेते हो? पाप थोड़ी है चुनाव लड़ना, क्या नहीं? और ये कौन कहेगा कि यार अच्छे आदमी इकट्ठे कर रहे हैं हम लोग पूरे समाज से, और उनको ही कहना तुमने चुनाव नहीं लड़ना, तुमने राजनीति नहीं करनी है, ऐसा ये कौन सा लॉजिक है? आपका मन में है, उस दिन आप पहले बता दो, बीच में आ जाए भाई, रोज से मंच पे बैठ के इतनी भीड़ देख के 1-2 लाख की रैली देख के जी कर जाए नारे लगवाने का, उस दिन बता दो कि देवेंद्र भाई चुनाव लड़ने का जी कर रहा है, बता दो, आपको फिर उस दिन से तैयार करना शुरू कर देंगे। आपके एथिक्स होने चाहिए, पता होना चाहिए कि जनता सरकार मोर्चा का आदमी है तो कम से कम इतनी दगाबाजी नहीं करेगा, कम से कम आपको गिरवी नहीं रखेगा, कम से कम आपको बेच के नहीं जाएगा। हम उसको उस तरीके से तैयार करेंगे ना, आपका मोरल उस तरीके से तैयार करेंगे, आपको संविधान का ज्ञान दें, आपको आपकी शक्तियों का ज्ञान दें, आपको क्या करना है उनका ज्ञान दें, और हमें अपने बीच के लीडर्स तैयार करें। बेसिकली दिक्कत यह है, हम लोगों के वहां जाने से क्या होगा कि जो लोग ये लड़ाई कह रहे थे, अभी अरविंद केजरीवाल ने देखा, बड़ा क्रांतिकारी था, बिजली के बिल ना देने वालों के कनेक्शन खुद सीढ़ी पे चढ़ के, खंबे पे चढ़ के जोड़े थे कि नहीं जोड़े थे। अब बन गया जब मुख्यमंत्री तो घर घर जाके ठोक रहा है ना। हमारे हरियाणा में 500 का चालान था तो 2000 का चालान किया ना, वो लैंग्वेज सारी बदल गई। अगर जो लड़ने वाले लोग हैं वो लड़ने, भाई मेरे को लड़ना बढ़िया आता है तो मेरे को लड़ने ही दो ना यार, क्यों वहां बिठा के खामखाई सिर गर्म करते हो हैं? भाई आप ये सोचिए कि आप लोग नहीं, वो काम, आप जो काम कर सकते हो ना बेस्ट वो करो, बस उसमें आनंद लो। तो अपने को कमी निकालना आता है तो हम क्या करेंगे, अपने ही 10 लोग तैयार करके उनकी कमियां निकाल के उनके मुंह पे मारते रहेंगे ना कि तुम लोग ये गलत कर रहे हो। हम बंद अपना रोल अपना वहीं रखेंगे, और जिसको जी करता है ठीक है कर लो भाई, कोई बात नहीं है। तो अच्छे आदमी निकालने का काम भी अपना है, आपके साथ कुछ होता है, इसीलिए तो वो ट्रेनिंग है कि मान लो हम जैसे ये रिहर्सल करते हैं ना, जैसे इवेंट 201 हुआ, इस पूरे प्रोपेगेंडा का खेल को रिहर्सल हुआ, ऐसे ही अभी पेंडेमिक के ऊपर इन लोगों ने रिहर्सल किया, और साइबर अटैक के ऊपर इन लोगों ने रिहर्सल किया कि साइबर अटैक होगा तो कैसे होगा। डिजिटल करेंसी के लागू करने के लिए रिहर्सल चल रही है इनकी, सोशल क्रेडिट सिस्टम के ऊपर रिहर्सल चल रही है, ये जो रोज के साइकोलॉजिकल प्रोग्राम है ये सारे इसी के लिए चल रहे हैं। तो हमें भी तो रिहर्सल करनी पड़ेगी ना, एक आधा आदमी अपने आप ही कुदरती हो जाएगा गिरफ्तार। भाई जिस दिन हम प्लान कर रहे थे, हमारा क्या इरादा है, देखिए दोस्तों, कि जो आंदोलन है, आंदोलन पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए बड़ा आसान रास्ता है। हमें जब लगता था अन्ना के आंदोलन में, रामदेव के आंदोलन में, कि बस कांग्रेस को हटा दो भारत बच जाएगा, उनको हटा दिया, अभी इनको ले आए, ये पता लगा वो चोर थे, ये डाकू निकले हैं, मतलब, और अब पता चला कि यार ये तो पाप हो गया। अब ऐसा फील हो रहा है कि इनको हटा दो तो देश बच जाएगा। ये तो हटाते ही रहेंगे क्या सारे के सारे? हर 10 साल में हटाने वाली पीढ़ी तैयार होएगी क्या? अरे बनाने वाले कौन होएगा? तो इसलिए निर्माण वाली प्रक्रिया बहुत स्लो प्रोसेस है, तो हम लोग निर्माण करेंगे, है ना। हटाने पे फोकस हमारा नहीं होगा, निर्माण पे फोकस होगा। अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ना, भविष्य के लिए समाज का निर्माण करना, और उसके लिए जोर बहुत ज्यादा लगेगा। पतन करना हो बहुत आसान है, ऊपर से नीचे आना है बोलने या किसी सामान ने छोड़ दो नीचे गिर जाएगा। जैसे समाज का हुआ, शरीफ आदमी ने बोलना छोड़ दिया, एक दूसरे का साथ देना छोड़ दिया, छोड़ते ही समाज अपने आप नीचे गिर गया। ऊपर लेके जानी होगी कोई चीज तो जोर लगेगा भाई, आराम से जाना पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचेगा। तो समाज का भी जब ऊपर लेके जाएंगे तो जोर लगेगा, इतना आसान नहीं होगा, लोग ही टांग खींचेंगे, वही गुरुत्वाकर्षण है हमारा। तो उससे नहीं घबराने का, तो वो अपन साथ लग के करेंगे। मुझे लगता है जो जो कमियां आती जाएंगी उनको दूर करते जाएंगे, और देखो पूर्ण तो कोई नहीं होता है ना। पैंडेमिक एक्ट लगा देते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा देते हैं, इतने बंदे नहीं इकट्ठे हो सकते, धारा 144 अभी कुछ ऐसा रूल लेके आ रहे हैं कि एक थानेदार भी लगा देगा या वो भी लगा देगा, तो वहाँ पे इकट्ठा होना ही नहीं है ना, कुछ वो करना। तो देखिए इकट्ठा होना नहीं है, ये तब है जब इकट्ठा ना होने के लिए हम सरकार को सरकार मानने लग जाए।
सरकार को सरकार ही नहीं मानेंगे हम तो भाई। जिस दिन जनता सरकार के पास 10,000 परिवार इकट्ठे हो गए ना, उस दिन सरकार का बहिष्कार चालू हो जाएगा। स्वराज मेरा संपूर्ण स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है भाई, मेरे शरीर पे मेरा हक है। नहीं मानता मैं तेरी सरकार को। जनता सरकार मोर्चा में जितने लोग जुड़ेंगे सारे स्टेट प्रेसिडेंट होंगे। कोई कहेगा ना अगर सर्टिफिकेट, अगर कल को आपका कार्ड बनेगा जनता सरकार मोर्चा का, तो सबका स्टेट प्रेसिडेंट का बनेगा मेंबर नहीं होगा कोई भी बीच में। हाँ, हमें अपनी सरकार बनानी पड़ेगी तो इनके एसडीएम से बात करने के लिए एसडीएम भारत हरियाणा सरकार, एक होएगा एसडीएम जनता सरकार। एसडीएम से बात करने हमारा एसडीएम जाएगा, डीसी से बात करनी हमारा डिप्टी कमिश्नर अपना जनता सरकार का जाएगा भारत सरकार के डिप्टी कमिश्नर से मिलने। भाई हम अपना सरकार पैरेलल, अपनी पैरेलल व्यवस्था खड़ी कर लेंगे भाई, तुमसे नहीं होती तो। देखो ठीक है, हमें खाना चाहिए, सुरक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, समाज चाहिए। इतने लोग वैसे भी इकट्ठे हो गए तो अपना तैयार कर लेंगे। और मुझे यह लगता है कि जितने लोग ये होंगे ये इतने पे थोड़ी रुकने वाले हैं, परिवार को बढ़ाने का काम करेंगे अपन लोग। बस इस बात का ध्यान रखना है जो मैंने शुरू में बोला था कि कॉल जब करने लगोगे उस आदमी को छांटना है जो आदमी आप ही की सोच पे बैठा हो। किसी को बचाना है किसी नरक से, वो नरक के बीच में बैठा होगा तो किनारे तक लाने में ही जोर लग जाएगा सारा। तो जो पहले से सोचने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार बैठा है उस पर टाइम लगाना है। अब आगे से जो सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, अभी उसको अभी रुक तू, पहले तेरे से इतने टाइम में मैं 4 आदमियों को बचा सकता हूं, तो उनको ढूंढो और ये पता करो, जैसे मैंने बताया कॉल करके कि भाई हाँ रोहित तू मेरे साथ है, हाँ भाई साथ हूं, तो जनता सरकार मोर्चा की स्टेट की मीटिंग होगी तो आएगा, आऊंगा। साथ में अपने जैसे तेरे सर्कल में कितने लोग हैं, ला सकता है? नहीं ला सकता, लिख दो नहीं ला सकता। वो कहता है मैं 2 लेके आऊंगा, लिख दो 2। तेरे को भी आना है, तेरी घरवाली को भी आना है, परिवार को परिवार से मिलाना है। क्यों जी? ठीक है। इसी तरीके से अगला वाला कहता है भाई सरकार हमारे साथ दगाबाजी नहीं कर सकती, तुम लोग पागल हो रखे हो, लिख दो भाई। अगला बंदा अभी तैयार नहीं है, उसको नहीं अभी लेके जाना। वो हमारे लिए भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, हमने भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। पहले हमें योद्धाओं का साथ चाहिए, पहले हमें पता हो कि किसके लिए लड़ना है। वही बात है, आप तो अगले के लिए जान देने को तैयार खड़े हो, अगले को पता ही नहीं कि ये क्यों जान दे रहा है? तो हम लोगों को कम से कम पता तो होएगा ना कि इसने सिर फुड़ाया था तो किस लिए फुड़वाया था, ये अगर जेल गया था तो किस लिए गया था, पता तो होगा कम से कम। कल को अगर वहां अंदर वो आपको प्याला पिला के आपको लुढ़का देते तो मूर्ति तो बनाएंगे आपकी बाहर है? पता होगा ना अगले बंदे ने हमारे लिए बलिदान दिया भाई, उसके बाद थोड़ी ना छोड़ेंगे। और जो साहिल और मैं कह रहा था ना, मैं कहा देख प्लान करके नहीं करेंगे हम लोग, हम प्लान करके सरकार के साथ नहीं टकराएंगे, सरकार अब पे टकराएगी हमसे, हम पीछे नहीं हटेंगे फिर, है ना। हमारा मकसद सरकार से पंगा लेने का बिल्कुल नहीं है, हमारा मकसद अपने जिंदगी को स्वाभिमान के साथ जीने का है। सरकार उसमें फालतू का डंडा डालेगी तो सरकार के हलक में डंडा हम डालेंगे फिर मिलके, सीधी सी बात। और यह तभी संभव होगा जब हम लोग एक दूसरे को समझेंगे, बार बार मिलेंगे, मीटिंग्स करेंगे, ट्रेनिंग्स करेंगे, तो ऑनलाइन भी जुड़ेंगे। अभी हमारा ये सिर्फ 5-6 जिलों उनका राज्यों का उनका जिलों का रहता है। जैसे ही सारे जिलों का कंप्लीट होता है, आप लोग ट्विटर के ऊपर सारे एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ, ट्विटर जरूर शेयर करो। ट्विटर पे स्पेस में हम लोग पंचायत लगाया करेंगे अपनी, आप लोग जिले की पंचायत ट्विटर पे शुरू कर दो। स्पेस में आप कुछ भी बोल सकते हो, वहां अपने विचार रखिए, सारे बोलिए, वहां पे मिलते रहिए रोज शाम को। रोज शाम का 1 घंटा अपने दोस्तों के लिए निकाल लीजिए, 1 घंटा हम आपस में बात करेंगे। फला बंदा मिला था, मैंने उसको ऐसे समझाया, मैंने उसको ऐसे समझाया, वो नहीं समझा, वो नहीं समझा, है ना। जनता सरकार मोर्चा का पेज है या उधर है, आप लोग अपना बनाइए, यहां पे अपने बना लीजिए, जनता सरकार मोर्चा पलवल का बना लो। फिर आप अपने अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी अपनी बातों को कहना शुरू करो। कोड वर्ड्स में जैसे पूरा वर्ड मत बोलो, और जो वैक डैश और सीन बोलना पड़ता है, पूरा इकट्ठा नहीं बोल सकते क्योंकि वो पंगा डालता है। तो आप लोग, आप जब ये दिखने लगेगा ना, अभी क्या लगता है कि ये अकेला ही बोल रहा है, आपके पड़ोस में आप अकेले बोलते हुए नजर आ रहे हो, पर जब उनके सामने आएगा यार ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है,
अभी मान लो आप में से सभी के पास बोलने का टैलेंट नहीं है और 6 लोगों के पास बोलने का टैलेंट है या 16 लोगों के पास है। 16 के 16 अपनी वीडियो बनाओ, 16 के 16 एक दूसरे की शेयर करो, 16 के 16 बताओ। उनको ये नहीं लगना चाहिए खाली देवेंद्र बलारा बोल रहा है, उनको ये लगना चाहिए ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है। आप में से अपने आप निकल के आएंगे बोलने वाले योद्धा, इतने बढ़िया बोलने वाले मिलेंगे। हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे यार, समझे ना। तो आप में से वो जो निकलते आते रहेंगे अपने आप, मतलब आप अपने आप आपको हम लोग हर मुद्दे पर तैयार करते रहेंगे। मैं जैसे मैं इनसे सीख रहा हूं कि भाई मुझे सिखाओ, थोड़ा बहुत आयुर्वेद का सिखाओ। मैं सुनील से सीख रहा हूं मुझे खेती सिखाओ। मेरा खेती एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, पर 4 आदमी मेरे से पूछने लगे तो 4 शब्द तो हो बोलने के लिए मेरे पास। एजुकेशन पे पूछ लो हमसे कुछ भी, बच्चे के पर पूछ लो, उस पे अपन बोल सकते हैं जितना जी कहोगे उतना, सुबह से लेकर रात तक। तो इसमें अभी कुछ टाइम पहले ये मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस में आया है कि एयर में जो है केमिकल मौजूद है, कुछ स्प्रे किया गया है जिसकी वजह से ये जिसे हम कोरोना कहते हैं लोग बीमार पड़ते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ है कि अभी मैं इसका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि वो वीडियो उड़ा देगा इसके है ना। लेकिन क्या है कि जिस भी तरह के अगर केमिकल्स ये छिड़काव कर रही है, इन सब की जवाबदेही ली जा सकती है। टोल टैक्स वाली भी जवाबदेही ली जा सकती है, बच्चों की फीस पे भी ली जा सकती है, बच्चों की एजुकेशन पे भी ली जा सकती है, रोजगार पे बेरोजगारी पे भी ली जा सकती है, कल को रेट ज्यादा बढ़ा देते हैं इस पे भी ली जा सकती है, बेफजूल के आदेशों पे भी ली जा सकती है, जो दुकानदारों का बिजनेस ठप हुआ इस पे भी हो सकता है, जो लॉकडाउन लगा करके सत्यानाश किया सिस्टम का पूरा, और जो लोगों को साइड इफेक्ट हुए उनके हर जाने पे भी बात हो सकती है। खूब होगी, पर पहले हमें पता तो वो लड़ने वाले कौन है। फिर तो पब्लिक जब आएगी, हमें अपना जो ग्रुप है, इंटरनल ग्रुप जिसके लिए जी जान से पागलों की तरह साथ देना है, उनकी पहचान होना बहुत जरूरी है। और जनता सरकार मोर्चा की जिला इकाई का गठन का यही मकसद है। इसीलिए हमारी जिला इकाई गठित हो गई कि जी कौन प्रधान बना के, तो कोई आई नहीं हमारे पास, स्टेट में ही नहीं कोई प्रधान, हम जिले में किसको बनाए है जी। हम दिशा निर्देश, अभी देखिए क्या है मुद्दा है, आप लोग मुद्दे मीटिंग बुलाइए, उसी दिन एक मीटिंग के लिए आप चाहे हफ्ते की मीटिंग रख लो, अपनी डिक्लेयर कर लो भाई हफ्ते में हम लोग मिलकर बैठा करेंगे, सैटरडे संडे को। आप अपने साथ ले आओ जिसको भी लाना है, एक उस दिन का अध्यक्ष चुनो, उस दिन का डिक्लेयर कर दो कि ये दोबारा तब बनेगा जब सारे बन चुके होंगे। भाई उभरने दो ना आप लोगों के बीच की कला को, क्यों एक कोई चौधरी बनाना खाम खाई है। आप लोग करिए, एक बना, आज का प्रेसिडेंट बना, आप मुद्दे रखिए, लिखित में रखिए उसको कागजों के ऊपर कि फला बंदे का ये सुझाव था, इसका ये सुझाव था। अगर नहीं समझ में आ रहा हो कि किसको पहले प्रायोरिटी पे ले, तो वोटिंग करा लो कि भाई इसके ऊपर कितने लोगों का मत है, पहले नंबर पे ये होना चाहिए, इस पे कितनों का मत है, जिस पे ज्यादा लोगों का हो कर लो, कोई बात नहीं फिलहाल के लिए। नहीं तो जिससे ज्यादा लोगों का भला होता हो वो कर लो। आप मतलब वो ना लड़ने का बहाना कर लो अपना, भाई वो दूसरी मीटिंगों में लड़ने के बहाने होते हैं मीटिंग खराब करने के होते हैं, हम लोग मीटिंग को सुचारू करने के बहाने ढूंढ लेंगे कि भाई अच्छा कैसे किया जाए ज्यादा लोगों का। इसमें इतना सा मतलब आपको कोर चीज याद रखनी है कि हमारा जो ध्येय है वो इंसानियत जीव मात्र के लिए लड़ना है। अब उसमें हम कैसे अपना योगदान दे सकते हैं वो आपकी जरूरत के हिसाब से सब जगह अलग अलग होता है, तो वो आप तय करेंगे जब कभी ऐसा महसूस होगा कि हाँ हम लोग इतने लोग हो गए हैं कि अब हमें सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई तय कार्यक्रम मानदंड बनाने पड़ेंगे, वो मापदंड भी बना लेंगे, है ना जी। वो भी आएगा। देखो इस पे तो आप 5G पे विलास जगदाले ने काफी, डॉक्टर विलास जगदाले खूब अच्छा बोलते हैं 5G के ऊपर ना, उन्होंने इंटरनल उसके ऊपर रिसर्च खुद करी हुई है, होम्योपैथ भी है, डॉक्टर मिलते रहते हैं, तो उनको आप समझ लो एक बार डिटेल में जा करके कि भाई आने वाले टाइम में ये भी एक बड़ा खतरा होएगा, और इसीलिए भी अपने को अपने बच्चों को रेडिएशन से बचाना एक बड़ा चैलेंज होएगा। तो ये इकट्ठे होकर के कर सकते हैं। उड़ जाता है तो हमने कहा ही नहीं ना, रेडिएशन से बोला है मैंने, ये बोला है 5G के ऊपर विलास जगदाले बोलते हैं। हाँ वो कोई बात नहीं, वो इस पे नहीं उड़ेगा। हम ये कहेंगे ना उससे कुछ होता है तो उड़ जाएगा, ठीक है ना जी। तो आई होप कि आज की मीटिंग को मैं सक्सेसफुल मानता हूं।
इतने योद्धाओं ने मतलब आकर के अपना योगदान दिया, और इसको आपने परिवार को बढ़ाना है, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। देखो अपना पर्पस नहीं है। अपनी स्टेट की मीटिंग में जेन्युइन सॉलिड आदमी, क्योंकि देखो आपकी जेन्युइन होने का पहला प्रमाण यह है कि आप लोग अपने आप घर से उठ के आए। हम कुछ देने थोड़ी आए हैं आपको, वहां पर कुछ है ही नहीं है ना जी। और अगर अब बात भी सुनने आए तो बात सुनने का भी टाइम किसके पास है यार आज इतना किसी को सुनने का? खाम खाई क्यों किसी को नेता बनाना, हम ही सोचते हैं ना। तो पहले तो प्रमाण ये है। दूसरा, आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, और अब आप अपने वाले जो साथ आपके साथ है, आपको भी मालूम है कौन कौन लोग जेन्युइन आदमी है आपके सर्कल में। एक हो चाहे, उसी को लाना, भीड़ नहीं करनी। और स्टेट मीटिंग के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो आज से, कि स्टेट में अपना परिवार एक बार सरकार को यह दिखा दें कि कितना बड़ा है, हमारे यहां कितने लोग हैं जो तुम्हारे प्रोपेगेंडा में 0% फंसे हुए हैं। ये नहीं फंसने वाले किसी भी कीमत पर। ये आखिरी सांस तक लड़ेंगे अगली पीढ़ी के लिए। ठीक है जी। तो हाँ जी, खत्म हो गया। अभी तक देखो मीटिंग सुनी आपकी, विचार भी जाने, प्रभावित भी पहले थे, राजीव दीक्षित जी से ज़्यादा प्रभावित थे, और आपके भी विचार कुछ कुछ वैसे ही लगते थे, अब भी लगते हैं। लेकिन जो आज की मीटिंग सुनी, मुझे ये लगता है कि जैसे पहले आप कोरोना विषय पे चले थे ना एक पे, तो उसको बेस करके सारे आ गए, और वो सक्सेस भी रहा है, और आगे हो सकता है सक्सेस भी रहे। हो सकता है मैं गलत हूँ, सारे भाई मुझसे सहमत ना हो, लेकिन अपनी पर्सनल व्यक्त करने का मुझे अधिकार है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा जगह तो उंगलियां फंसाने की कोशिश नहीं की जा रही है, एकदम खिचड़ी टाइप ना बन जाए, आगे बात ही ना संभले। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगा, जातिगत नहीं है, लेकिन मैं उस चीज़ में था इसलिए मुझे पता है। जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था आरक्षण को लेके, लेकिन वो एकदम ऐसा चेहरा उभरे यूपी से हरियाणा में आके यशपाल मलिक जी, कि बहुत डिमांडेड और एकदम बहुत चमकदार चेहरा हो गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जेएसएस की तरफ मोड़ दिया था उस पूरे रखो की जाट सेवा संघ बनाएंगे जसिया में। उसके लिए कलेक्शन लेनी शुरू कर दी, और बिला हम जाटों के बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, फलाना देंगे। पहले आरक्षण वाला मुद्दा तो क्लियर किया नहीं, दूसरे मुद्दे में टांग अड़ा दी। आंदोलन एकदम ऐसे गया था और पीक की तरह ऐसे नीचे आ गया। वही कहीं ये ना हो कि कोरोना की तरह आंदोलन, और चेहरा तो पीक पे चल गया डॉक्टर साहब आपका, कहीं ऐसा ना हो ज्यादा चीजों में उंगलियां फंसाने से फिर वही डायरेक्ट नीचे आ जाए, और इन सभी के मन में जो जोश और उमंग और क्रांति की भावना पैदा हुई है, कहीं वैसे ही ठंडी ना हो जाए, जैसे जलती हुई जैसे चिंगारी थोड़ी सी जली और उसमें भर लोटे पानी घेर दिया और बिल्कुल बुझ जाहिर करनी हो गई, कुछ होता है ना। ठीक है, नहीं नहीं बिल्कुल मलिक साहब, आपका डर जायज है, लेकिन मेरी इतनी सारी बातों में कहीं भी ये नहीं है कि हम कहीं उंगलियां फंसाने जा रहे हैं। हमारा पहली प्रायोरिटी है एक दूसरे की रक्षा, दूसरी प्रायोरिटी है एक दूसरे की सुरक्षा के साथ साथ ये भावना की एक परिवार की तरह बढ़े। भाई ये तो चलो इनका प्रोपेगेंडा 2033 तक चलेगा, फिर 33 के बाद क्या करेंगे? इस रिश्ते का क्या करेंगे? कल को हमें अपने बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था का करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना। और मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि हम करेंगे, हम तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों के बीच से ही तैयार हो, आप ही तय करोगे ना आपको क्या चाहिए। और ये लाइन मैं बोलना भूल गया, इस बात को याद रखिएगा कि ये देखना ही नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है, ये देखना है क्या सही है और क्या गलत है। आदमी को यशपाल मलिक चेहरा बन के उभरा, आपने बोला चेहरा हमेशा खतरनाक होता है। अगर ये आंदोलन खड़ा करते हैं सरकार के इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ, मान लो आप, और वो चेहरा उभर जाता है कि एक चेहरे को बताना है, मेरा चेहरे का इतना इस्तेमाल करिए कि लोग उसको सुन रहे हैं, उसको इतना इस्तेमाल करिए, उसको क्रेडिबिलिटी मत दीजिए, सुन ले, वो डिसाइड तो खुद कर सकते हैं ना। दूसरी बात यही कह रहे हैं कि आप एक के साथ में 1+10 का क्यों नहीं रखते हो आप अपना इंतजाम? क्यों नहीं आप पलवल के अंदर 10 आदमी अपने तैयार करते हैं, 20 आदमी, कि एक आदमी खराब निकल जाए। यही बोला तो है मैंने कि अगर एक आदमी गलत निकलता है तो अपन स्टेट लेवल पे इतने आदमी तैयार कर देंगे ना कि सारे मिलके उसको रगड़ेंगे कि ये गलत आदमी है। उसको तो रगड़ने वाला कोई नहीं था, उसने तो किसी को भेद ही नहीं दिया था अपना। हम तो सारा भेद दे रहे हैं, हम तो सारी ताकत आपके पास रख रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने तो किसी से आज तक एक चंदा नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि मेरे पास अगर 5 आदमी ईमानदार नहीं होंगे, मैं तो नहीं मांगूंगा किसी से चंदा। मैं अपने पास रखता ही नहीं कुछ भी, ना अपने पास आदत है, उनके पास है। अगले आप लोगों को संभालना है यार, मैं क्यों करूंगा? मैं क्यों संभालूं? मैंने क्या ठेका ले रखा? मेरा ही क्या अकेले के बच्चे हैं? आपके भी है ना, आपको अपनों की भी चिंता है ना, तो आप करिए ना साथ लग के, आप आइए ना आगे।
यही लाइन नहीं बोलनी है कि आप आगे बढ़ो हम पीछे। ये तो लाइन का तो कांटा मारा है ना पहले नंबर पे कि भाई देवेंद्र भलारा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। इस लाइन का ही बहिष्कार है पहले नंबर पे। हमें, अगर आपको देवेंद्र भलारा अच्छा लगता है, अगर आपको वो जेन्युइन लगता है, अगर आपको लगता है कि वो ठीक रास्ते पे, तो उसके जैसे और तैयार करना, ये काम है अपना। अगर वो ठीक लगता है, गलत लगता है वहीं पे कांटा मारो, आगे बढ़ो, कोई और देखो। तो एक्चुअली क्या है, देखो, जिंदगी सिर्फ सांस लेना भर तो नहीं होता है भाई। अगर हम मान लो यही करें कि संगठन का मतलब सिर्फ इतना तो नहीं है ना। इसीलिए तो जनता सरकार मोर्चा के बैनर के नीचे आने को नहीं बोल रहे हैं ना। हम बोल रहे हैं आप बना लो बैनर, हम आपके साथ आएंगे। मकसद सिर्फ इतना सा है कि ये 100 लोग 500 लोग इकट्ठे हुए, बस। बैनर की नहीं है हमारे को कोई वो भूख, कोई ये नहीं है कि आपको हमें हमारी सदस्यता ग्रहण करनी है, बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। आप बिना संगठन बनाए संगठित करना, सिंपल लॉजिक है। नेतृत्व विहीन नहीं बनाना, नेतृत्व खड़े करने हैं। जाट आंदोलन खराब होने के पीछे और कोई आंदोलन खराब होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आप कुछ चेहरों को ही चेहरा मान लेते हैं। किसान आंदोलन की सफलता का एकमात्र कारण था कि चेहरा नहीं था कोई, नाम था मोर्चा। भाई संयुक्त किसान मोर्चा ने बोला है, 20-50 लोग भीतर बैठ के मतलब कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते थे, लेकिन बाहर निकल के एक मत होकर निकलते थे और अपना फरमान सुनाते थे। भाई 40 लोगों ने डिसाइड किया, तो यही तो मोर्चा बना रहे हैं अपन लोग। अकेले आदमी की बात नहीं चलेगी देवेंद्र भलारा की, मोर्चा बना है ना, मोर्चा डिसाइड करेगा ना भाई। आपको एक मुद्दा रखना है, एक रखिए। आपको दूसरा मुद्दे से डरने लगे दूसरा रख लो, तीसरे से लगे तीसरा रख लो। ऐसा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। यही कारण है कि हम आपको केवल एजुकेशन पे जो मुझे पता है वो मैं आपको दे दूंगा, जिसको हेल्थ पे पता होगा वो आपको दे देगा, जिसको होम्योपैथी का पता हो वो दे देगा, जिसने लेना हो ले लो, जिसने भाई खेती पे लेना हो वो ला देंगे, आदमी ला देंगे आपके बीच, जिसने स्पोर्ट्स का लेना हो वो ला देंगे आपके बीच, कला का लेना हो, आर्ट का लेना हो वो ला देंगे। ले लीजिए और अपने समाज के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। बेसिक फंडा यही है कि अच्छे लोग आगे बढ़े। अब वो कैसे बढ़ते हैं क्या वो हमें भी नहीं पता भाई। देखो कल क्या करेंगे हमें नहीं पता है, लेकिन गलत चलने लगे तो आपकी जिम्मेदारी है हमको रोकना। और क्योंकि मैं पहले दिन से बोलता हूं, आदमी हूं, 100% सच निकलूंगा, सही निकलूंगा, सही करूंगा, ऐसा ही रहूंगा, मेरी कोई गारंटी नहीं है भाई। आप लोगों की जिम्मेदारी है ये, अपने नेता को चेक रखना, अपने भाई को पकड़ में रखना, अपने साथी को गलत रास्ते पे ना जाने देना, ये आपकी जिम्मेदारी है, समझे ना भाई। जिस दिन लगे कि ये आदमी धोखा दे करके गया है, उस दिन उसको रगड़ना भी आपकी जिम्मेदारी है भाई। इसमें मैं तो कह रहा हूं ना आपको कि आपको जिस दिन ये महसूस होने लगे ना, तो सारे मिलके वो करेंगे। तो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। और आप कुछ बोलेंगे, आइए। प्रश्न तो और किसी हाँ, प्रश्न हो किसी का तो बोलिए। हाँ भाई, हाँ बोलिए। मैं बताता हूं, जनसंख्या नहीं है दोस्त, हमें हाइब्रिड सफेदे दिए गए। जिन सफेदों का इस्तेमाल किया जाना था दलदल के लिए, दलदल के आसपास पानी सोखने के लिए, हमें वो सफेदे दिए गए। हमारे अंडरग्राउंड वाटर को नीचे पहुंचाया गया बकायदा प्लान तरीके के तहत। जोहड़ हमारे प्लांट 2010 का एक दस्तावेज है, सुनील बताया करता है, मेरा एक दोस्त है जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में काम, उसका दोस्त है, वो बताता है। वो कहता है कि हुड्डा सरकार में, कांग्रेस के राज में एक आदेश आया था कि जो ये लेटरिंग वाले खड्डे हैं, स्वच्छता अभियान के नाम पे इनको पक्के करके नालों को, जो नाले हैं, और वो खड्डे जो हैं उन नालों में खोल दो। तो जहां पर हमारे सारे के सारा पशुधन वहां पानी पिया करता था, सारे डंगर अपने उन जोड़ों के अंदर, और हम लोग कपड़े भी धो लिया करते थे, हम लोग वहां खुद भी नहा लिया करते थे, मैं नहाया हुआ हूं उन जोड़ों के अंदर। वो जोड़ मतलब गंदगी का ढेर बन गए और वो समाज को तोड़ दिया गया। तो वो जो अंडरग्राउंड पानी है ना, एक चीज हमेशा याद रखना दोस्त, बैठो, जनसंख्या कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है।
और मैं इसमें पूरी पूर्णता से, दृढ़ता से भरोसा करता हूं कि जिसको हम भारत माता कहते हैं, माता के लिए उसकी औलाद बोझ नहीं हो सकती। 8 पैदा हो जाएं या 7 हो जाएं, मेरी दादी की 8 औलाद थी जो उन्होंने पैदा करी थी, मेरी मां की 5 हैं हम लोग, ठीक है। और मतलब हम बोझ नहीं रहे कभी भी परिवार के ऊपर। हाँ, बोझ तब होता है जब कमाने वाला एक होता है और खर्च करने वाले सारे होते हैं। अगर हमने अपने परिवार को दक्षता दे दी, अपने बच्चों को सिखा दिया, स्किल दे दी, तो बच्चा स्किल, जितना एक आदमी काम करता है ना, उसके 10वें हिस्से से भी कम खाता है वो। अगर दिन में वो 20 रुपए का राशन खाता है ना, तो 200 रुपए से ऊपर का काम करता है कति पक्का, 200-400 रुपए का। ऐसा नहीं होता। इसका मतलब उसको 135 करोड़ पॉपुलेशन का मतलब है 135 करोड़ दिमाग और 270 करोड़ हाथ। जो प्रशासन, जो प्रतिनिधि उनका इस्तेमाल करना नहीं आता जिस चौधरी को, वो कसूरवार है, वो बच्चा कसूरवार नहीं है। आदमी एसेट होता है, लोग एसेट होते हैं, हम लोग एसेट हैं एक दूसरे की। हमें लड़ाया जाए तो जनसंख्या प्रॉब्लम है, एक आदमी का हक छीन के दूसरे को दिया जाए तो जनसंख्या प्रॉब्लम है, एक के ऊपर दबाव सारा हो, बाकी के ऐश कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। मिल बांट कर काम करें तो जनसंख्या कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और वही सिखाना है हमने अपने लोगों को, अपने बच्चों को। बाकी कितना सिखा पाएंगे वो अलग बात है। इसमें मैं एक बात जोड़ दूं आपकी में, नहीं आपका जो सोचना है ना, सुनिए राज भाई, एक तो जो पहले पानी वाले पे आ जाते हैं, आप अगर किसी बुजुर्ग से बात करोगे ना अपने गांव में,